आईएनएफ अंतरंग के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम थोड़ा सा देर से इसको शुरू कर सकते हैं प्रोग्राम को, और प्रारंभ में इसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उस वजह से हम इसको थोड़ा सा लेट हो गए ये प्रोग्राम प्रारंभ करने में। आज आपको बहुत बहुत बधाई। आज वितस्ता का जन्मदिन है। पर्वत पुत्री वितस्ता, जो कि लाइफ लाइन है सारे कश्मीर। हमारी संस्कृति यही रही है कि हमने जितने भी नेचुरल हमारे तत्व हैं उनको पूजा है हमने, जो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व का कारण बनते हैं। और ये तो अमृत है जिसको हम पीते हैं, पानी जो बहता है, जो हमें सींचता है, जो हमको लाइफ देता है, उसको हम शिव की पार्वती के रूप में देखते हैं, गौरी के रूप में देखते हैं, पर्वत पुत्री के रूप में देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आज वितस्ता त्रयोदशी है। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ आज जुड़े हैं अश्विनी कुमार चुंगू, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है, और वो हमारे साथ आज डिलिमिटेशन पे बात करेंगे, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही है। उसका लेटेस्ट क्या इस वक्त अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे, और ये प्रक्रिया कहाँ तक पूरी हो चुकी है उससे जानकारी ले लेंगे, और किस प्रकार से एक रिवाइवल होगा यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस जो डेमोक्रेसी की है उसको, असेंबली कैसे रिवाइव होगी, क्या होगा, उनसे हम जान लेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल फीडबैक भी बीजेपी का देते हैं और उसके भी इंचार्ज है, पॉलिटिकल फीडबैक के भी इंचार्ज है। और इसके अतिरिक्त उनसे हम जानेंगे कुछ करंट विषय हमारे पास है जो उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। मसलन माइग्रेंट रिलीफ के बारे में भी उनसे बात करेंगे, जो रुका हुआ है उसके बारे में उनसे बात करेंगे। आइए मिलते हैं अश्विनी कुमार शंभू साहब से। सर, आपका बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत आपका। अश्विनी जी, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। जी बिल्कुल ठीक। नमस्कार जी, प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम मुबारकबाद देते हैं वितस्ता त्रयोदशी का। अभी आप उसी में बिजी थे, कहीं आप वही पर्व मना रहे थे, और हमारा तो जीवन उसके किनारे बीता है, प्रारंभिक जीवन सारा उसके किनारे बीता है वितस्ता के सब कश्मीरी पंडितों का, और उसे हम उमा, पर्वत पुत्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है। उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। आप बता दीजिए कैसे देखते हैं इस पर्व को आप? जी हाँ। सबसे पहले तो मुझे जितने भी सारे कश्मीर के लोग हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति जो कश्मीर की है, वो सांस्कृतिक परंपरा जो कश्मीर की है, जो उसमें विश्वास रखते हैं और जो उसको आज भी 10,000 साल के बाद में जो हमारा एक सभ्यता का एक फ्लो है, आज भी उस परंपरा को बराबर उसी प्रकार से मना रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है। कश्मीरी पंडित समुदाय विश्व का अकेला एक ऐसा समुदाय है जो अपनी नदी को एक लिविंग के रूप में मानता है और साथ में उसका जन्म आता है। ये पहली बार है सारे विश्व में दरिया नाम दिवस मनाते, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम गंगा दिवस मनाते हैं, यमुना का भी दिवस मनाते हैं, परंतु वितस्ता नदी के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये पहला एक ऐसा उदाहरण है सारे विश्व में जहां कोई समुदाय अपने जो उसकी है उसका जन्मदिन मनाता है, और उस जन्म को मनाने की जो प्रक्रिया है वो पहले हमारे नीलवत पुराण में दर्ज है कि उस दिन किस प्रकार से इस
दिन को मनाया जाता था। सारा जो सुबह का समय था, उस समय परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वे नदी के किनारे जाते थे, वहां पर अपना संध्या वगैरह पूजा करते थे नदी की। और शाम को महिलाएं जो हैं वो दिए लेकर के घर से उस नदी के तट पर जाती थी। वो वैसा ही सीन था जैसा देवगान के समय यानी दिवगुन के समय शाम वो दिवतगुल दरिया के किनारे ले जाते हैं और वो उस समय गीत गाते हैं, महिलाएं वहां तक जाती हैं और उसको कश्मीरी में वनवन कहते हैं। उस प्रकार से यानी उसका बखान करते हुए उन गीतों का वहां पर जाते हैं। और ये दर्ज है नीलमत पुराण में। उन सब ये चरागाह होता था, दीपमाला होती थी। ये भी एक समय था। मुझे लेटेस्ट पता है प्रोफेसर एमएल रैना जी अब तो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि 1940 तक लगभग ये दिन जो था वो मनाया जाता था। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि हमें पता ही है कश्मीर की। इस दिन का ह्रास हुआ और धीरे धीरे ये फेस्टिवल जो है वो लुप्त हो गया। केवल गथवतुर के लोग जो हैं वहां पर एक हवन इत्यादि करते थे, जो वो आज भी करते हैं, बड़े अच्छे करते हैं। लेकिन 1991 में मुझे याद है, आज से 30 वर्ष पहले हमने ये दिवस पहली बार एक्सोडस के बाद में, निष्कासन के बाद में जम्मू में नहर रणबीर नहर के किनारे पर मनाया था। और तब से लेकर के आज तक पूरे 30 साल हम इस दिवस को वहां पर मना रहे हैं। हम अभी वहां से आ रहे हैं और वहां पर इस दिवस को हमने मनाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तो मैंने ये भी सुना है कि कश्मीर में कई के तटों पर, माता वितस्ता के तटों पर ये दिवस मनाया गया। ये मेरी अभी लेटेस्ट इसकी इंफॉर्मेशन आई है और लोग वहां गए हैं। उन्होंने वहां पर दीपक जो हैं वो वहां पर नदी में बहाए हैं, उनका दीपदान किया हुआ है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी और इसमें ऐड कर देता हूँ। ये वेरीनाग जो है, जो कि बानिहाल के साथ ही सटा हुआ बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे नीलनाग जो है वो वहाँ से ये वितस्ता निकलती है। और ये कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से वहाँ पे इसका आकार बनाया था, जहाँ से ये पानी बिल्कुल जो मतलब फुट हिल है, जो वेरीनाग के पर्वत का फुट हिल है, वहाँ से ये निकल के वेरीनाग में समाया और वहाँ से ये निकलती है। इसके साथ फिर ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी मिलती है रास्ते में, जैसे लिद्र है, और ये सारे कश्मीर के बीचों बीच चलती हुई श्रीनगर पहुँच जाती है। श्रीनगर के बाद ये जो है वल्लर लेक में ये एक दफ़ा मतलब उसके साथ समा जाती है। फिर वल्लर लेक से आगे चली जाती है बारामुल्ला से फिर ये आगे और जो एक होता है वहाँ, इसका एक जगह पे जो संगम है उसका हो जाता है सिंधु नदी के साथ। और सिंधु नदी जो है, अगर सिंधु नदी ये गंगा है तो वितस्ता यमुना है, और ये वहाँ पे मिलन होता है। और ऋग्वेद ऋग्वेद में इसका बखान है, इसका जिक्र आता है। और वहाँ के उससे ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऋग्वेद के समय से इसकी है। और ये कितना प्राचीन हमारा जो वितस्ता माता उमा का दर्शन है, उसको हम उमा कहते हैं, उमा के रूप में देखते हैं। ये हमारी जीवन रेखा है, सारे कश्मीर जीवन रेखा रही है। और इसको इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि इसकी शोभा का वर्णन जब राजतरंगिणी में कलहन करते हैं, इसके किनारों पे कैसे फूलों से सजे हुए पेड़ पौधे होते थे, और कैसे स्त्रियां जो है इस आज के दिन में, पर्व के दिन में दीप दान करती थी इस वितस्ता में। वो चित्र जो उन्होंने खींचा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
और उसको जब आदमी पढ़ता है तो समझ में आता है कि इसकी महिमा कितनी है, इस वितस्ता माता नदी की, जिसको ये जो हमारा जीवन रेखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इस बात का स्मरण दिलाया। और इसलिए हम इस तो मतलब सोचते रहे कि बहुत डिलिंक हो गए हैं एक तरीके से, लेकिन हम डिलिंक नहीं होना चाहते हैं। और हम इसको अपने जितने भी आज मैंने पोस्ट देखे कश्मीरी पंडितों को, दिल खुश हो गया कि वो भले ही 30 साल से वहां नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना जो है, उनकी कॉन्शियस जो है और कॉन्शियसनेस जो है, उसमें सारा कश्मीर समाया हुआ है और वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं और हमारे साथ रहेगा। और जितना भी प्रयत्न हो जल्दी हो हमें वापस ले जाने का, वो एक अलग इशू है। तो इस वक्त हम आपके साथ ये जो अपना दूसरी बात, जी ये जो अपना हमारा नीलमत पुराण है, उसमें जी जी वैशंपायन जी अपने संवाद में कहते हैं, जी एक श्लोक है 323 नंबर का श्लोक है जी, इस का, वो है सही है। अति प्रभाव युक्तासी त्रिलोक्यापि पावनी जनत्री देवानाम उमा देवस्य नो नदी। इसका अर्थ है कि जो बहुत ही अति प्रभाव युक्त से भरी जो ये नदी है, ये तीनों लोकों में जो पाप कर्म किसी ने किए हैं उनको पावन करने वाली नदी है जी। और उसके अलावा ये है कि ये सर्वदेवा नाम उमा, सब देवों की माता जनत्री है और इसका नाम उमा है। देवस्य नो नदी, कोई ऐसा नहीं है जो इसको केवल नदी समझे, बल्कि ये स्वयं माता पार्वती है, माता उमा है। ये ऐसा नीलमत पुराण में दर्ज है। और भवानी सहस्त्र नाम में जो माता के 1000 नाम है, उसमें 2 नाम ये भी हैं, एक है वितस्ता का, दूसरा वेत्रवती। ये दोनों नाम जो हैं भवानी सहस्त्र नाम में 2 माता के नाम हैं। अच्छा, इसको हम कश्मीरी में व्यथ भी बोलते हैं। ये वेत्रवती का ही जो है अपभ्रंश जो है वो व्यथरा बन गया होगा फिर, ऐसा मुझे लगता है। वेत्रवती यानी व्यथवतुर, वेत्रवती यानी व्यथवतुर, ऐसा जी। एब्सोल्युटली, मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं, कोई 2 साल पहले मुझे मौका मिला वेत्रवती जाने का और वहां दर्शन मैंने किए। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान मानता हूं। जी जी, सौभाग्य है जो वहां अभी भी रह रहे हैं, उनके लिए सौभाग्य है। और पानी, वायु, अग्नि, इनको हम पूजते हैं और ये हमारे संस्कार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको चर्चा में लाया। अब हम आगे चलते हैं। आज की चर्चा का जो विषय है मेन, वो डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन को थोड़ा सा समझाएंगे आपके, मतलब ये हर सेंसस के बाद जो है डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, उसके हिसाब से हम जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स करते हैं नए सिरे से, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी, इसी को हम डिलिमिटेशन समझते हैं। और ये प्रोसेस जो है हमने शायद लास्ट कब किया था इसमें कश्मीर में, शायद ये 2002 में हुआ था शायद, उसके बाद कभी नहीं हुआ डिलिमिटेशन का प्रोसेस, या उससे पहले हुआ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छा जानकारी होगा इसका। और तब से बहुत समय से डिलिमिटेशन पेंडिंग है कश्मीर में। अब आपने ये शुरू किया 2011 में, 2011 की सेंसस के अनुरूप आपने किया है। इस पे बहुत सारे लोग जो है प्रश्न कर रहे हैं कि अभी 2021 में जो लेटेस्ट सेंसस हो जाता था उस पर क्यों नहीं किया गया, ताकि उससे सही आंकलन हो जाता, पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बड़ी है। और 2011 की जो पॉपुलेशन फिगर्स है, जो सेंसस है, उसको बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो फजिल थे, क्योंकि वहाँ पे जो कमीशन था उस वक्त स्टेट कमीशन था जो ये कर रहा था, स्टेट डिलिमिटेशन कर रहा था। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, हमारे लिए भी है और श्रोताओं के लिए भी है। वो ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान इस प्रकार से है कि जो डिलिमिटेशन है वो हर
10 साल के बाद होनी चाहिए। लेकिन जी पीछे क्या हुआ, सन 2001 की बात है, उस समय जो केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का कैबिनेट था, उसने ये फैसला ले लिया कि 26 साल के लिए डिलिमिटेशन को रोका जाए। उसके पीछे का एक कारण था, वो कारण हम सबको समझ आना चाहिए। वो कारण क्या था? उस समय की कैबिनेट ने यह सोचा कि भारत सरकार ने पिछले 50 साल से एक पॉलिसी अपनाई है, और वो पॉलिसी थी, पहले तो था बस 2 या 3 बच्चे, उसके बाद में था हम दो हमारे दो। तो इसका पालन करने वाले जो लोग हैं सारे भारत में, और जो इसका पालन नहीं कर रहे थे, इन दोनों के बीच में पाया गया कि जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी का पालन कर रहे थे, डिलिमिटेशन के माध्यम से वो वोटों की दृष्टि से नुकसान में जाएंगे, और जो इसका पालन नहीं कर रहे थे वो फायदे में रहेंगे। इस पर गहन चर्चा हुई, और अंततोगत्वा फैसला यह हुआ कि फिलहाल जो नई जनगणना है उसके आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होगी। तो ये कितने देर के लिए? तो उस समय फैसला किया गया कि कम से कम 5 साइकिल जो इलेक्शन के हैं वो निकल जाएं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। यानी एक साइकिल 5 साल का है, 5 साइकिल 25 साल के हैं, तो 26 साल के लिए इसको डिलिमिटेशन प्रोसेस को सारे देश में रोक दिया गया। ये सबको मालूम नहीं है, नहीं सही है कि ये क्यों हुआ। अब जम्मू कश्मीर का लोगों को इसलिए याद है क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में अलग से उन दिनों कानून बनाना पड़ता था, क्योंकि जो पार्लियामेंट एक्ट पास करता था, कानून पास करता था, वो यहां पर लागू नहीं होता था। कई प्रकार के कानून यहां लागू नहीं होते थे। इसलिए जो यहां पर असेंबली है, उस असेंबली में इस विषय को लाना पड़ा कि यहां पर अलग से उस पर कानून पारित हो। तो 2001 में यहां पर 26 साल के लिए रोक लगानी पड़ी, और जो उस समय की सरकार थी उसको केंद्र सरकार ने कन्विंस किया, एंड अल्टीमेटली 26 साल के लिए डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में भी रुक गई। कई लोगों को यह पता नहीं है कि आखिरकार डिलिमिटेशन के रुकने का कारण क्या था। लेकिन जब 2019 5 अगस्त और 6 अगस्त को आर्टिकल 370 समाप्त हुआ, 35A समाप्त हुआ, यहां का अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो समाप्त हुआ, और जम्मू कश्मीर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में अभी उस समय एक जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर उस समय था उसके 2 भाग कर दिए गए। एक का नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कर दिया गया, दूसरे का नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया। चूंकि लद्दाख यहां से निकल गया, जो बाकी का जम्मू कश्मीर है उसमें केवल 83 सीटें रह गई, 83 सीट्स। पहले तो 87 सीट्स थी, अब उसमें 83 सीट्स रह गई। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यहां की असेंबली के लिए 90 सीटों का प्रावधान आ गया। अब सवाल यह पैदा होता था कि अगर यहां पर इलेक्शन कराने हैं वो कैसे किए जाएं, क्योंकि ऑन द पेपर एंड ऑन द ग्राउंड केवल 83 सीट्स हैं, कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 90 सीट्स हैं। तो इसको डिलिमिटेशन के माध्यम से ठीक किया जा सकता था। इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया
कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कराया जाए। डिलिमिटेशन कराने पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए थी, और पार्लियामेंट मंजूरी के बाद यह फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन बना करके यहां पर नई डिलिमिटेशन की जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि 2021 का सेंसस, उसके आधार पर डिलिमिटेशन क्यों नहीं कराया गया और 2011 के आधार पर क्यों कराया गया। आपको याद होगा 2018 में, इन द मिडल ऑफ 2018, जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल लागू हो गया, और अगस्त की जो ये घटना थी, एक साल लगभग ये गवर्नर्स रूल था, उसके बाद में यहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। उस समय ये फैसला हुआ कि ये आम राय बनी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्दी हो, उस समय ये कोविड की सिचुएशन दिमाग में ही नहीं थी, क्योंकि ये तस्वीर ही नहीं था कि कोविड नाम का कोई इस प्रकार का वायरस आएगा, कोरोना वायरस आएगा और इस प्रकार की सिचुएशन बन जाएगी। तो उस समय फिर ये क्या फैसला हुआ, चूंकि पॉलिटिकल कॉन्सेंसस इस बात पर था कि जल्दी से जल्दी यहां चुनाव हो, इसलिए जल्दी से जल्दी डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी। और केंद्र सरकार ने इमीडिएटली पॉलिटिकल कॉन्सेंसस के आधार पे यहां पर डिलिमिटेशन कराने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि घोषणा के केवल 2 महीने के बाद में सारे देश में यह आपदा आ जाएगी, जो ये कोरोना वायरस की आपदा है, और अभी 1.5 साल से सारा देश उसमें उलझा हुआ है, और उसके कारण जो ये डिलिमिटेशन प्रोसेस है वो डिले हो गई। अदरवाइज ये डिलिमिटेशन प्रोसेस आज से 1 साल पहले पूर्ण हो गई होती। अच्छा, इसीलिए ये 2011 के आधार पर डिलिमिटेशन कराई गई, क्योंकि डिलिमिटेशन के लिए ये एक आधार बनाना था कि कौन से सेंसस को लेकर के हमने आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सेंसस इस बात पर था कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाए, इसलिए 2011 की बात। अदरवाइज ये 4 साल और डिले होता इलेक्शन। अब जो इस वक्त की स्थिति है वो ये है 22 में हर सूरत में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, और लगभग इस साल के आखिर तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये रहा 2 प्रश्न है जनरल डिलिमिटेशन की बात। जी, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रश्न मैं पूछूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इस एक तो जी दो प्रश्न जो जितना आपने कहा ना उसमें, क्योंकि मैं फिर ये मतलब रह जाएंगे, अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो ये रह जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रोक के आपको 2 प्रश्न पूछता हूँ। जम्मू में आमतौर पे ये राय है कि 2011 के सेंसस की वजह से उनको डिलिमिटेशन के अगर उस आधार पे किया गया तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो सेंसस जो है उनके रियलिस्टिक मतलब ग्राउंड पे नहीं किया गया है। इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? और दूसरी बात यह है, 2 प्रश्न 2 मैंने देखिए, सबसे पहले तो जो आप जी आप बोलिए सर। पहला प्रश्न ये है कि डिलिमिटेशन से जो 2011 के सेंसस पे आधारित होगा, उससे जम्मू वाले ये कहते हैं कि उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन जो है उसका सेंसस में रियलिस्टिक आधार पे नहीं हुआ है। वो एक इनका सवाल है, इसको कैसे एड्रेस करेगी गवर्नमेंट। और दूसरा ये है कि इस डिलिमिटेशन कमीशन में जो रंजना प्रकाश देसाई के चेयरमैनशिप में आ गया था, उसमें जो है आपने मेंबर्स रखे थे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर हसनैन मसूदी और डॉक्टर मोहम्मद अकबर लोन। इन लोगों में से जो है जो बेशतर है, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब है, हसनैन साहब हैं और अकबर लोन साहब हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए कमीशन में। एंड ये कोई इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे? ये 2 क्वेश्चन है सर जो कि पब्लिक पूछती है। देखिए, पहले
पहला क्वेश्चन आपका पहले जम्मू को लेकर के है, मैं उस पर जी पहले आ जी जाता हूं। जी देखिए, जो डिलिमिटेशन होगी उसमें जी केवल पॉपुलेशन और ये जिसे कहते हैं टेरिटरी, यही जी दो चीजें ध्यान लानी होती है। उसमें कुछ और चीजें भी ध्यान में लानी होती है, जैसे टोपोग्राफी इन टर्म्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले ये ध्यान में नहीं किया गया था। मैं मानता हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इन चीजों पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। एक दूसरा, आपको याद होगा कि 1947 से लेकर के आज तक जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी रहते थे, जिनको आप जी देखेंगे कि लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार था, लेकिन उन्हें असेंबली इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो जी उनको भी वोट डालना है। दूसरा, आपको याद होगा कि शेड्यूल कास्ट की दृष्टि से जो यहां पर रिजर्वेशंस हुई हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उनका भी हर 10 साल के बाद में रोटेशन होता है, वो भी यहां पर नहीं हुआ जम्मू में। और चौथी चीज, पहले यहां पर शेड्यूल ट्राइब नहीं हुआ करते थे, अब शेड्यूल ट्राइब हैं, तो घोषित किया गया है। और उसके अलावा एक ऐसा यूएस है, सारे भारत का ही और सारे जम्मू कश्मीर का, वो क्या है कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो आतंकवाद के कारण कश्मीर से बेदखल हुई, इतनी क्लींजिंग के कारण वो सारे देश में छितर बितर गई, और जी वो पिछले 30-35 साल से लगभग अनरिप्रेजेंटेड है। इन सब चीजों पर जी इन सब चीजों पर केंद्र सरकार, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार की एक्सरसाइजेस की गई। और मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि मुझे कई प्रकार के मौके मिले कि मैं उन एक्सरसाइजेस में मैंने हिस्सा लिया और इन चीजों को लेकर के डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अभी प्रेजेंटेशन रखी। कुछ तो वर्बल भी हुई, कुछ लिखित हुई, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर हमने उनके सामने बात रखी। पीछे हम उनसे मार्च में मिले, कोई 1.5 घंटा बैठक उनके साथ हुई। उसके बाद में हम जब वो जम्मू आए, यहां पर भी उनसे मिले। ये जो आपने अपना इंटेंट जाहिर किया, उसके आधार पर उन सब से बातें होती रही। और हमें क्या लगा वो मैं आपको बताता हूं। हमें लगा कि वो इन सब बातों को लेकर ना केवल इस पर अपना विचार मंथन है वो कर रहे हैं, बल्कि मेरा ये मानना है वो कोई 1-2 कदम इनके आगे भी हैं। लेकिन कुछ एक चीजों को लेकर के मुझे मानना पड़ेगा, और किस मान पड़ेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन के भी हाथ बंधे हुए हैं। जैसे उनका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। कुछ तो वो करना चाहेंगे भी, लेकिन कर नहीं पाएंगे, ये हमें पता है। लेकिन जो चीज वो कर पाएंगे वो तो वो करें, और जो वो कर नहीं पाएंगे उसकी वो रिकमेंडेशन करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब पार्लियामेंट ने अप्रूव करना है। लेकिन पार्लियामेंट ने वही अप्रूव करना है जो डिलिमिटेशन कमीशन वहां भेजेगा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हस्तक्षेप कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हस्तक्षेप कैसे करेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन में या जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो पहले था उसमें एंडमेंट ला सकता है। हमने उसके लिए भी प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री के लिए एक ज्वाइंट लेटर जिसमें 1000 प्रमुख कश्मीरी पंडितों ने उस पर सिग्नेचर किए हैं, वो उनको दिया है। यानी हर प्रकार से, और वो होम मिनिस्ट्री को पहुंच गई है।
वो लेटर, यानी जी। उस पर भी कार्रवाई चल रही है। मेरा ये कहना है, जो ने डिलिमिटेशन कमीशन और प्रधानमंत्री कार्यालय है वो ये कहा है कि सबसे पहले तो वो, जैसे कि उन्होंने पहले ही फैसला किया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो ये 1947 के रेफ्यूजीज हैं उनके लिए प्रावधान, उसके अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीर के माइनॉरिटीज के लिए हमने इकट्ठे मिलकर के 5 सीटों के लिए कहा है। मैं एक बात आपको और बताता हूं, पांच यहाँ सीट पर किसके 7 लिए? मार्च, पांच मैं वही सीट किसके मैं लिए? असेंबली, असेंबली के लिए कितनी और मैं पार्लियामेंट के लिए कितनी? वही मैं जी वही मैं वही कहता हूँ, जी मैं भी कहूँ, मैं आ जाता हूँ। 7 जी। मार्च, इसी साल 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। वहां पर जब डिलिमिटेशन विषय को उठाया गया, उसके बाद में मुझे वहां पर अपना विषय रखने के लिए कहा गया और मैंने वहां पर स्पष्ट रूप से डिलिमिटेशन कमीशन के की बात को और ये डिलिमिटेशन की बात को कश्मीरी पंडित विषय के सानिध्य में, उसके सौजन्य से ये बताया कि टोटल 5 सीटें कश्मीर की माइनॉरिटीज को असेंबली में मिलनी चाहिए। उसमें मैंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए उसमें 3 सीट्स हों और जो कश्मीरी सिख हैं उनके लिए 1 हो और जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदूज ऑफ कश्मीर हैं उनके लिए 1 हो। यानी इस प्रकार से क्या होगा, ये जो सारा तबका है कश्मीर की माइनॉरिटीज का, उनका कुल मिलाकर के 5 सीट्स के माध्यम से उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा जब ये बात डिलिमिटेशन कमीशन के सामने आई, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने आई, होम मिनिस्ट्री के सामने आई, तो हमने उसमें जो हमारे कानूनविद है उनकी राय लेकर के, जो लुमिनरीज हैं हमारे समाज में, कानून के जो लुमिनरीज हैं उनके साथ राय मशवरा करके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अशोक बान जी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के यहाँ के जम्मू कश्मीर जुडिशरी के एक बड़े उच्च आसीन अधिकारी श्री बीएल जी, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हैं जी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट पीएन गोजा जी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट संजय रैना जी, और इस प्रकार से कानूनविद जितने भी हैं उनके साथ राय मशवरा करके, और कुछ अपने पुराने ऑफिसर्स जो जेएंडके में रह चुके हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, आईजीपी हैं और जो कमिश्नर लेवल पर नौकरियां जिन्होंने की हैं, उन सब से राय मशवरा लेकर के अपने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से और समाज के कार्यकर्ताओं से बात करके हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का प्रावधान आए, उसके लिए 4 प्रकार की हमारे पास एग्जाम्पल, देयर आर 4 लेजिस्लेशन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि एक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिक्किम में, हम कह रहे हैं उसके आधार पर जम्मू कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण हो। एक दूसरा, आपको पता होगा पुडुचेरी असेंबली में 30 मेंबर्स करके आते हैं, जबकि 3 मेंबर्स नॉमिनेशन के माध्यम से जो अदरवाइज अनरिप्रेजेंटेड क्लास से हैं वो वहां पर जाते हैं, यानी 30 पर 3 लोग वहां पर आते हैं। उसके अलावा आपको पता होगा, सारे देश को पता है, इस पार्लियामेंट में जो हमारा पार्लियामेंट है, इसमें इस सेशन से पहले तक एंग्लो इंडियंस के लिए 1 सीट होती थी, लेकिन अब वो सीट नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अब एंग्लो इंडियंस केवल 300 के करीब ही सारे भारत में बचे हुए हैं, इसलिए वो सीटें जो हैं पहले 2 थी, फिर 1 थी, अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन भले ही इस प्रावधान को समाप्त किया गया, बट द लॉजिक स्टैंड्स, जिस लॉजिक के माध्यम से उनको ये किया गया था। और एक मिसाल है चौथी, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 2 नॉमिनेशंस
महिलाओं के लिए की जाती थी। अगर उनके लिए 2 नॉमिनेशंस की गई हैं, हमने कहा है कि उनके लिए 4 और 5 हमारे लिए कर दें, कुल मिलाकर के 9। यानी जैसे 30 पर पुडुचेरी में 3 हैं, वैसे ही यहां पर 90 पर 9 हो, टोटल 99 हो। ये हमने अपनी राय जो है सरकार के सामने रखी है, डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी है और पीएमओ के सामने रखी है और अपनी पार्टी के सामने भी रखी है। आपने ये सीटें बढ़ाने के लिए कहा है, जो 90 सीटें हैं वो ऑलरेडी है, और एक बात जी बढ़ाने को बोला। अच्छा, एक प्रश्न उत्पन्न नॉमिनेशन के जी, एक प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर एक बात इसको एक बात यहाँ पर पहले सुन लीजिए, वो क्या है जी, वो क्या है। देखिए, जो हमने ये 9 सीटों की बात कही है, 9 सीटें हमने इसलिए कही हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में अगर रिजर्वेशन के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो हम चाहते हैं वो मुमकिन ना हो, अगर रिजर्वेशन के माध्यम से वो मुमकिन ना हो तो नॉमिनेशन के माध्यम से ऐसा करें, ये हमने कहा है। अगर तो रिजर्वेशन के माध्यम से करना है तो फिर 90 सीटों में ही वो होगा, अगर तो नॉमिनेशन के माध्यम से होना है तो फिर 90 सीटों के अलावा होगा। लेकिन इसके लिए जो अंतिम फैसला है वो भारत सरकार ने लेना है, होम मिनिस्ट्री ने लेना है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लेना है। इसीलिए हमें प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना मेमोरेंडम और जो प्रधानमंत्री जी के लिए एक जॉइंट लेटर है वो वहां पर उनको दी है। अब इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्या करना होगा वो उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है। साथ में ही जो आपने ये कहा कि यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, आपकी बात सही है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। लेकिन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होने के बावजूद उनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोगों ने यह कहा कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ राबिता और वहां पर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन आज से 2 महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पब्लिकली ये कहा कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ में अगर डिलिमिटेशन कमीशन उनको बुलाता है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक अच्छी बात हुई है। बाकी 2 मेंबर्स हैं, जुगल किशोर जी हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, वो तो ऑलरेडी हैं डिलिमिटेशन कमीशन में ऑफिशियल मेंबर्स। और जहां तक कई लोगों को ये लगता है कि हम कम्युनिटी के आधार पर, हम यूनिवर्सिटी के आधार पर, हम रिलीजियस माइनॉरिटी होने के आधार पर जो मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। उनको बारे में और जो लेटेस्ट सिचुएशन है, चाहे वो असेंबलीज के लिए हो या चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो, I will say they are not updated with the latest। ये 4 दी हैं, वो 4 मिसालें उनको समझनी चाहिए कि वो उनमें 2 ऐसी हैं जो सुप्रीम अपहोल्ड किए। नॉट ओनली दे अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बट दे आल्सो अपहेल्ड द प्रोसीजर। मद्रास हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर को भी अडॉप्ट किया है और अपहोल्ड किया है। इसलिए इस माध्यम से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे एस्पिरेशंस को ध्यान में रख करके हमें रिप्रेजेंटेशन देती है, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, चाहे रिजर्वेशन हो या चाहे नॉमिनेशन। बोथ द वेज वी आर रेडी फॉर इट। यस, आपने एक तरीके से दीपक बुद्की जी के सवाल का जवाब दे दिया कि वो कहते हैं कि अगर इस तरीके से एक्सेप्ट की गई रिजर्वेशन या नॉमिनेशन तो सारे माइनॉरिटीज ये सारे देश में इसकी मांग करेंगे। बट ये कंडीशन जो है, ये हालात जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी मिन्सिक्यूल माइनॉरिटी है, उसके लिए जो है एक ही तरीका है, और हम जिस तरीके से छितरे हुए हैं सारे देश में, उसके लिए एक ही तरीका है, और जो तिरंगू साहब ने कहा है वही तरीका है। वो उसका क्लैश उसके साथ नहीं है। ऑलरेडी मिसाल है, सिक्किम की मिसाल उन्होंने दी है,
तो दैट इज ए डिफरेंट केस। जो बात बुदकी साहब कर रहे हैं, वो कहते हैं इफ दैट सजेशन इज एक्सेप्टेड then minorities in the entire country will also demand reservation of seats in legislatures on the basis of religion minority status। तो आपने किसी हद तक इसको तो क्लियर कर दिया है। बट जी नहीं 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 नहीं, मैं एक बात इसमें जोड़ देता हूं। जो इस समय मांग कर रहे हैं वो हम इस पर नहीं कर रहे हैं क्या रिलीजियस माइनॉरिटी demanding on the basis of religious minority state. What we are demanding is based on, because we have been uprooted from our homeland, from our ancestral land over the last more than 30 years, and there is no likelihood that we will get any kind of representation either in parliament or in the assembly in nearest course of action। इसके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। कई लोगों ने कहा कि ये तो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो 1947 में डिस्प्लेसमेंट हुई बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द नेशन, वो डिस्प्लेसमेंट किसी कम्युनिटी की 1947 के बाद में अपने ही देश में होगी। They could have never thought about it. It was a new thing that happened with Kashmiri Pandits. When there is an extraordinary situation, extraordinary situation have to be dealt extraordinarily, and we have given a way how it can be dealt. And I am sure, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, हालांकि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी जगहों पर ये बात आ गई है, इसलिए मैं आपको कहता हूं। जो जस्टिस रंजना देसाई जी हैं, जब मार्च में हम उनसे मिले 26 मार्च को, तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा व्हाट एवर यू हैव सेड हैज सबस्टेंस इन इट। वी एग्री टू दैट देयर इज सबस्टेंस इन what you are saying and what you are on the face of it, sir, we have substance in it because we have not been able to send our generally speaking generally yes जी बात बोलिए सर। एंड जनरली स्पीकिंग, कोई भी जज जो होता है जो इस लेवल का हो, सुप्रीम कोर्ट की लेवल का हो, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशंस अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं देता, जनरली स्पीकिंग। बट शी वाज सो कन्विंस्ड अबाउट इट दैट शी सेड व्हाट यू हैव सेड हैज सबस्टेंस इन इट। और उनके साथ में जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो भी उनके साथ बैठे हुए थे।
आएगी तो वो दो सूरतों में आएगी। या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह अधिकार होगा कि वो, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह अधिकार होगा कि वो नॉमिनेट करे, नहीं तो चीफ मिनिस्टर को यह अधिकार होगा कि वो नॉमिनेट करे। यही तो प्रावधान है जो पॉसिबल है। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। अब मैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, पास्ट एक्सपीरियंस पे। हमारे पिछले अनुभव जो हैं, जिसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती थी वो हमारा एक ना कोई कैंडिडेट उसमें नॉमिनेट करते थे। एनसीपी करती रही है, पीडीपी भी करती रही है, और बीजेपी के समय में भी नॉमिनेट हुए, एमएलसी हुए। लेकिन ये कितने फ्रूटफुल होते हैं फॉर द कम्युनिटी? आमतौर पर देखा गया है कि ये इस प्रकार से कम्युनिटी के लिए फ्रूटफुल नहीं होते हैं जिस प्रकार से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए संस्कृत में एक सुभाषित है जी। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, सोसाइटी गेट द लीडर्स दे डिजर्व। इसलिए मुझे इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सोसाइटी को हमेशा वही लीडर मिलते हैं जो वो डिजर्व करते हैं जी। अगर सोसाइटी बहुत बढ़िया है, आपके बहुत बढ़िया लीडर्स मिल जाएंगे। अगर सोसाइटी के जो सोचने समझने की विचार शक्ति और कार्य करने की शक्ति और उनके जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं वो कमजोर हैं, नेता भी वैसा ही होगा। किसी ने मुझे कहा जी आर्मी में भी करप्शन होगा। मैंने कहा होगा। उनने कहा ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा जिस समाज में करप्शन होगा आर्मी भी उसी का हिस्सा है, पुलिस भी उसी का हिस्सा है, ईमानदार लोग भी उसी का हिस्सा है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक करप्ट सोसाइटी होगी और वहां पर आर्मी जो होगी वो नॉन करप्ट होगी। जैसा आपका मुआशरा है, जैसी आपकी सोसाइटी है, वैसा ही आपके इंस्टीट्यूशन होंगे, वैसा ही आपके ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वैसा ही आपके लीडर्स होंगे, वैसे ही आपके कार्यकर्ता होंगे। इसलिए इस बारे में मुझे ऐसा लगता है। चलिए इस मुद्दे को मैं नहीं आप पे छोड़ूंगा क्योंकि आपने इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, सॉरी। क्योंकि ये हम एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा था कि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। खैर, अब एक हमारे मित्र हैं जगदीश खार जी, वो कहते हैं कि डिस्ट्रेस सेल के बारे में थोड़ी सी अवेकनिंग कीजिए। जो आजकल आपकी वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट जो इसमें आई है डिस्ट्रेस सेल की, इसमें रिलीफ कमिश्नरी में, उसमें जो प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस है, तो डिस्ट्रेस सेल आप कैसे डिफाइन करते हैं? कौन सी सेल डिस्ट्रेस सेल होती है? और क्या सारी सेल जो कश्मीरी कम्युनिटी, जो पंडित कम्युनिटी है, वो तो ऑल थ्रू इन डिस्ट्रेस है। अगर कोई बेचता है तो डिस्ट्रेस में ही बेचता है। किसी ने तो मर्जी से नहीं बेचा। 30-30 साल से लोग बाहर बैठे हुए हैं और उनके खिड़के दरवाजे मकान तक जला दिए गए, हर एक चीज़ बात नुकसान हो गया बहुत उनका। तो तंग आकर बहुत सारे लोग इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इसको बेचते हैं, तो वो तो डिस्ट्रेस सेल्स आ रहे हैं। तो अब ये जब कोई अप्लाई करता है तो जो वहाँ का मुहाशरा है, वहाँ का मतलब ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे लोग जो है, उसकी रिपोर्टें कैसी बनती है, उसका किस तरीके से एक साइड से ही सुनवाई होती है, दूसरी साइड की सुनवाई नहीं होती है, कैसे होता है? हाउ विल यू डील विद दीज क्वेश्चंस? और कैसे हो जाएगा ये? प्रॉपर्टी सिर्फ रजिस्टर करनी है? सबसे बड़ा ये एक सबसे बड़ा एक कदम है भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कि इस तरह का एक पोर्टल निर्माण हुआ। लोगों की बड़ी इच्छाएं थी, इस प्रकार से होना चाहिए। और चूंकि अब हुआ है, अब जिसकी शिकायत है उसने सामने तो आना होगा और इस पोर्टल पे अपनी जो उनकी शिकायत है, जो उनकी कंप्लेंट है, उसको दर्ज करना होगा। फिर एक प्रोसेस है, 15 दिन में उस पर कार्रवाई होगी और उसके बाद में जो रेलेवेंट वहां पर तहसीलदार है वो उस पर अपना रिपोर्ट देगा। तहसीलदार को रिपोर्ट देना है इसमें, और उस रिपोर्ट के आधार पर बाद में कोर्ट में कार्रवाई होगी। अब उस कोर्ट में जो कार्रवाई होगी उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा ये समय बताएगा, क्योंकि अभी ये एक नई एक्सपीरियंस है।
मैं नहीं मानता कि आज तक ऐसा कुछ हुआ है अभी तक जिसके आधार पर हम ये कह सके कि ये गलत हुआ कि ठीक हुआ। जहां तक रिप्रेजेंटेशन पहले हुई थी हमारी, उसके आधार पर फिर उस समय एक डिस्ट्रेस सेल एक्ट 1997 बना, लेकिन हमने देखा कि उस एक्ट को दरकिनार करके और भले ही सेल के माध्यम से नहीं, लेकिन वो किसी को अपनी अटॉर्नी दे करके अल्टीमेटली सेल्स तो हुई है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि ये कोई इतना मामूली सा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है लीगल, ये प्रश्न है जुडिशल और ये प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेटिव। मुझे नहीं लगता कि अभी हम इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसको शुरू हुए। जो एक्सपीरियंसेस हैं वो धीरे धीरे आएंगी। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिसने भी कोई कंप्लेंट लेकर के सामने आना होगा, उसने अपना समय निकाल करके और फिर इसके पीछे लगना होगा, तब उनका काम होगा। ये सोचना मैंने कंप्लेंट कर दी और मेरा हो गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी कंप्लेंट करेगा उसने इस मामले को फिर फॉलो अप उसका करना होगा और फॉलो अप के बाद ही चीजें सामने आएंगी। हाँ, एक चीज जरूर है जो मैं आपकी बात मानता हूं, मैं उससे सहमत हूं कि जिस प्रकार का माहौल कश्मीर में है, उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह से नॉर्मली चीजें होती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, जुडिशियल लेवल पे हो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। माई एक्सपेक्टेशंस आर नॉट सो ब्राइट कि मैं ये कह दूं कि हमने कंप्लीट कर दी और मामला खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। ऐसा अभी मुमकिन नहीं है और नहीं ऐसा कोई इस तरह की आशा रखना कोई अक्लमंदी होगी। हाँ, एक चीज जरूर है, कंप्लेंट करें, दर्ज करें और उसके पीछे फिर उसको फॉलो अप करें। एब्सोल्युटली। और अब हम आपकी जो इसके साथ जोड़ा गया है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जोड़ा गया है। जब ये हम देखते हैं ना, इसको बताया जाता है, खबरों में आया, नेशनल खबरों में आया, नेशनल चैनलों पे आया कि ए स्ट्रॉन्ग रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हैज बीन envisaged and Kashmiri migrants are getting their property back. All distress sale are declared null and void. ये इस तरीके से न्यूज आई और ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये वास्तव में ऐसा अगर वाकई कोई टाउनशिप नहीं होती। जी पता है। देखिए, ये तो मीडिया का जो मीडिया एनालिसिस होता है, ये उसके आधार पर न्यूज बनती है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। मैं ये नहीं मानता कि इस पोर्टल के माध्यम से कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापना की दृष्टि से कोई कदम हम उठा सकेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल इन माय ओपिनियन। ऐसा ही लगता है मुझे। ऐसा आप बोलते हैं मैं मानता हूं। अभी जी आप बोल रहे थे कि नहीं, एक वन प्लेस सेटलमेंट की बात। हाँ जी, नहीं, वो तो अभी आप साइड में रखिए इशू को। सबसे बड़ी बात जो है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब इस प्रकार का कोई भी, मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई पैकेज आता है, कोई इस प्रकार का कोई कानून बनता है या इस प्रकार का कोई प्रावधान सामने आ जाता है, तो न्यूज चैनल्स, अखबार के लोग, मीडिया के लोग, वो उसकी एनालिसिस करके हमारे सामने न्यूज ले आते हैं। ये सरकार का वर्जन नहीं होता है, ये उनका वर्जन होता है जिन्होंने न्यूज बनाई है। सरकार का वर्जन जो है वो ये है, जैसे कि अप्रैल में मनोज सिन्हा जी ने कहा, ये उनका बयान है। इंपॉर्टेंट। जी बयान क्या है? बयान ये है, उनका बयान क्या था? वो ये था कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापना की योजना नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग है। यही तो हम
लगातार पिछले यही तो हम लगातार पिछले 13 साल से कहते आ रहे हैं कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। दिस इज द लेटेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ इन अप्रैल। ये तो मनोज सिन्हा जी ने कहा। जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है उसमें रिहेबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन उसमें आ जाता है, वो हटा देना चाहिए। वो सिंपली पीएम तो क्या है, पैकेज लिखा जाना देखिए मैं बताता हूं, जो ये पीएम पैकेज थी ये सरकार की पैकेज नहीं थी, लोगों को पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, सरकार की कोई मंशा इस प्रकार की थी नहीं कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए इस प्रकार की कोई योजना बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस था और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की सरकार को यह कहा कि आपने कश्मीरी पंडितों की पुनर्स्थापना को लेकर के क्या सोचा है, आप उसके बारे में हमें अपनी राय दे दीजिए। सरकार ने उस समय यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने 1 महीने के बाद में अपना रिपोर्ट देते हैं। जब 1 महीने के बाद में अपनी रिपोर्ट लेकर के वो आए तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये बताइए कि इस स्कीम का नाम क्या है। उन्होंने उसका नाम दिया ये यूपीए के समय हुआ था, उन्होंने उसका नाम दिया था प्रधानमंत्री रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज। ये गलत हुआ। अब चूंकि ये उस समय बन गया था, फिर उसके बाद में जो सरकारें आई उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया, उन्होंने उसमें परिवर्तन नहीं लाया। लेकिन आज 13 साल के बाद भी मुझे इस बात का अफसोस है कि ये 6000 पद अभी तक पूर्ण रूप से भरे नहीं गए हैं। लेकिन ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, पिछले 3 वर्ष हमने इस कार्य में दिए और उनमें से 2000 पद जो है, 2200 पद है लगभग, उनमें से 1997 का एग्जामिनेशन हो चुका है, जिसमें से 997 का फाइनल लिस्ट निकल चुका है। अब 1000 का भी तैयार है, उसके बाद में 162 बाकी खाली रहते हैं, उनका भी निकल आएगा। और इस प्रकार से आप ये मानकर चलिए कि 2022 जून तक ये सारा हो जाएगा। ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशंसा है। लेकिन ये आप पुराना एरियर ही पूरा कर रहे हैं। आप अपनी नई पॉलिसी भी लाइए ना एम्प्लॉयमेंट की, जो बीजेपी की तरफ से। मैंने पीछे फाइनेंस मिनिस्टर को एक पत्र लिखा था, वो सार्वजनिक भी किया था। उसमें मैंने कहा था, मैंने लिखा था, मैं उसको फॉलो भी करूंगा। मैंने लिखा था कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए जो ये एक पैकेज बनाया गया था, जब ये पैकेज पूर्ण होगा उस समय एक पैकेज की घोषणा की जाए। और वो पैकेज मैंने कहा है 5000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जम्मू कश्मीर में ऑफिसेस है, सारे जम्मू कश्मीर में, उसके लिए 5000 कश्मीरी विस्थापितों की उसमें भर्ती हो। ये मैंने कहा है। ये अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। और ये मैंने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है, लेकिन इसका फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी मैं फॉलो अप की दृष्टि से पहले ये 2000 का पूरा करना चाहता हूं। ये 2000 पूरा होगा, उसके बाद में मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं इसके पीछे स्वयं लग जाऊंगा। वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं एक ब्रेक ले लूंगा, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जो कि अभी मतलब बर्निंग इशू है हमारा, बहुत जबरदस्त, और जिसको आपको तुरंत एड्रेस करना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। अभी एक ये ऐड चलाएगी तो हम
वेलकम बैक। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त एक बहुत ही संकट में आ गए हैं खुद ही, क्योंकि कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसकी वजह से मतलब बहुत ही एक माइन्यूट टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हमारे सारे जितने भी रिलीफ होल्डर्स हैं 2 महीने से वो छटपटा रहे, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसमें जो है कम से कम इतना ख्याल नहीं है किसी भी आदमी को कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और जिन लोगों के पास पेंशन भी नहीं है, जो सिर्फ रिलीफ पे डिपेंड करते हैं, विडोज बहुत सारी हैं, मेडिसिन उनके हैं, खाना पीना है, एंड इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन, सारे लोगों को प्रिकेरियस सिचुएशन में डाला गया है। तो इसके लिए हम बात करते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या निवारण है इसका। जी आप बताएं प्लीज, इसका निवारण फटाफट होना चाहिए ऑन प्रायोरिटी एंड ऑन। देखिए पहली बात तो मैं आपसे पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि केवल रिलीफ ही नहीं रुका है, लोगों की सैलरी भी रुकी है। जो प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनकी सैलरी भी रुक गई है। ये दोनों प्रकार से, चाहे वो सैलरी हो या रिलीफ हो, दोनों ही रुक गए हैं। और डिपार्टमेंट की अपनी भी प्रॉब्लम्स इसमें खड़ी हो गई हैं और ये एक जुडिशियल इशू है। और मैं ये सोच रहा था कि रिलीफ कमिश्नर और बाकी सारे जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं ऑफिसर्स, वो जुडिशरी के सामने जाकर के प्रे करेंगे कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालें, जिससे कि कम से कम 2 चीजें तो हो जाएं। बाकी देख लेते हैं कब होगा, कैसे होगा। पहला तो ये कि रिलीफ वालों को रिलीफ मिले। जी जी, रिलीफ वालों एक विषय है कि सैलरी कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो विजिलेंस के दायरे में कोई केस चल रहा है, वो तो एक अलग चीज है। उसके लिए जो है, जो कोई हेड है जहां से फाइनेंस सबको मिलता है, जो ये मतलब रिएम्बर्समेंट सबकी होती है, वहां पे इनको इनके साथ क्यों क्लब किया गया है? अब इसमें सैलरीज भी बंद हो रही है, रिलीफ भी बंद हो रहा है, और इतने सारे सोल्स को क्यों तकलीफ दी जा रही है? वो एक्चुअली क्या है, जो मेन हेड है अकाउंट का, जो मेन हेड है, कोर्ट ने ये कहा है कि मेन हेड ही जो है वो सीज किया है, मेन हेड ही सीज किया है। जहां से अलग चीजों के लिए जो है फंड्स आते थे, जब मेन हेड ही जो है वो सीज्ड है, तो फ्लो ऑफ फंड्स जो है वो रुक गया है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन देके हम रिलीफ नहीं दे सकते हैं। इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन देके हाईकोर्ट में क्या है जी, this was to be done by the relief commissioner's office and by the chief secretary's office। और जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, जिसको DMRRR कहते हैं, ये उन्होंने इसमें पहल करनी थी। अनफॉर्चुनेटली जो उसके, खैर अनफॉर्चुनेटली तो गलत शब्द है, जो उसके पहले सरदार सिमरनदीप सिंह जी उसके सेक्रेटरी कमिश्नर हुआ करते थे, उनके साथ में हमारा बड़ा अच्छा उठना बैठना था, और उसके आधार पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। लेकिन अब रिक्वेस्ट करने लायक भी हम नहीं है, क्योंकि वो एडिशनल लीव पर USA चले गए हैं। तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट जो है किसी दूसरे सेक्रेटरी कमिश्नर को दिया है, जिनको इस डिपार्टमेंट का नया नया ही कार्यभार मिला, और साथ में ही ऊपर से ये तूफान एक आ गया। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि इस चीज को फॉलो अप करने के लिए मंडे को मैं कोशिश करूंगा। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको फॉलो अप करूंगा एट ऑल द 3 लेवल्स, चीफ सेक्रेटरी लेवल, देन एट द लेवल ऑफ द सेक्रेटरी कमिश्नर DMRRR एंड दिस रिलीफ कमिश्नर। मैं अभी तक इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसे हिंट्स मिले थे कि शायद जी